हेलो प्यारे दोस्तों। आज का क्लास हम देखेंगे भाग 3 क्या होता है। भाग 3 में हम देखेंगे मूल अधिकार क्या होता है। हमने आपको अगली क्लास में बता दिया था जो भाग 3 होता है, जो हमारा मूल अधिकार होता है, या इसमें अनुच्छेद के आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो आर्टिकल होता है ये 12 से लेकर के 35 तक होता है, जिसमें से हमने 12 से लेकर के 21 वीडियो मतलब 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 21 तक हमने आपको अगली क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में देखेंगे अनुच्छेद बाकी 22 से देखेंगे 30 तक। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। भैया देखिए, गिरफ्तारी, सबको गिरफ्तारी से बचाना भी नहीं है। ठीक है, अगर देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे होता है, आपको पुलिस गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, कहे कि देखिए आपके नाम वारंट है, पुलिस आपको वारंट दिखाएगी। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस आपको क्या दिखाए, मान लीजिए आपने अपराध कर लिया, पुलिस आई आपको वारंट दिखा करके लेकर आपके साथ जाएगी, और जब पुलिस वारंट दिखाकर आपको अपने साथ ले जाएगी तो ले जाएगी थाने पर। 24 घंटा तक वो थाने में रख सकती है। 24 घंटा के अंदर उसको किसी न किसी न्यायालय के पास ले जाना होगा। हमने क्या कहा, पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, और वारंट दिखाए जब गिरफ्तार कर लेगी, और 24 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी न्यायालय में लेकर जाएगी, और न्यायालय में रहेंगे मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएगी पुलिस, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के ले जाएगी। ठीक है, अब वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर न्यायालय में बैठे रहेंगे जज साहब। अब जज साहब आपको डिसाइड करेंगे आपको बेल दिया जाए कि जेल दिया जाए। ठीक है, आपको जज साहब डिसाइड करेंगे कि आपको बेल दिया जाए कि जेल। देखिए बेल क्या होता है, अगर देख लेंगे छोटा अपराध रहेगा, किसी को मारा रहेगा, हाथ पैर तोड़ दिया तो बेल दे करके छोड़ दिया जाए, लेकिन आपको मुकदमा चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर बेल दे दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर जेल दे दिए तो टेंशन की बात होगी। जेल में क्या होता है, जेल में देखा जाएगा आपको न्याय। अब जब आपने मान लीजिए सपोज डेट, आप मान लीजिए किसी को जान से मार दिए, किसी को जल घर में फूक दिया, इसका घर में फूक दिया, उसी 2 लोग जल के भुजा गया, तो क्या होगा, आपको जज साहब देखिए ये तो बहुत पापी है, इतना बड़ा अपराध कर दिया है, तो क्या करेंगे, आपको जेल दे देंगे। ठीक है, तो न्यायालय हिरासत में दे देंगे। 14 दिन के लिए आपको न्यायालय हिरासत में दे दिया जाएगा। अब भैया कोर्ट ने डाल दिया 14 दिन के लिए, न्यायालय ने 14 दिन को न्यायालय हिरासत में दे दिया। ठीक है, अब कोर्ट कहेगा पुलिस से कि आप जाइए सबूत इकट्ठा कीजिए कि किस हथियार से मारा था। किसी को मान लीजिए बंदूक से उड़ा दिया, तो वो हथियार, वो बंदूकिया डंडा कांसा जिससे भी मारा होगा, जिससे भी उसका जान लिया होगा, जाइए वो हथियार इकट्ठा कीजिए। तो पुलिस जाएगी, हथियार इकट्ठा करेगी। अगर मान लीजिए 14 दिन के अंदर पुलिस नहीं खोज पाई और फिर 14 दिन बीत गया, न्यायालय हिरासत समाप्त हो गया, तो कोर्ट फिर पुलिस को बुलाएगी, कहेगी भैया इसको 14 दिन इसका टाइम खत्म हो गया, कि आपको सबूत इकट्ठा मिला। तो पुलिस कहेगी कोर्ट से, नहीं साहब इकट्ठा अभी सबूत पूरा नहीं मिला है, अगर आप इसे छोड़ देंगे सबूत के साथ छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि उसे पता है कि वो हथियार कहां कहां के छुपा के रखा है, अगर उसे छोड़ देंगे तो हथियार के साथ छेड़खानी वो कर सकता है। तो यहाँ पर तो कोर्ट क्या करेगी, फिर 14 दिन के अंदर उसे न्यायालय हिरासत में दे देगी। जब पूरा हो जाएगा 14 दिन, जब पुलिस को पूरी सबूत मिल जाएगी, जब पुलिस को लगेगा नहीं, पुलिस को कुछ गवाह मिलेंगे, अब जाएगा पुलिस, फिर क्या आएगा 14 दिन के बाद आएगा कोर्ट के पास और कहेगा साहब वो जो अदमिया को आप न्यायालय हिरासत में दिए ना, वो हमको दे दीजिए, पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। किस पर दे दीजिए, पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। जब पुलिस रिमांड पर लेगा तो 10 दिन के लिए कोर्ट क्या देगा, पुलिस रिमांड पर देगा। और जब पुलिस रिमांड पर देगा, पुलिस रिमांड पर लेने से पहले, यहां से जाने से पहले, पुलिस रिमांड को देने से पहले उस अपराधी का मेडिकल जांच किया जाता है, और जब 10 दिन बीत जाएगा फिर आएगा, फिर उसका मेडिकल जांच किया जाएगा कि जैसे गया था वैसे आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करती है, मैच मिलाती है। मान लीजिए पुलिस को कोई गन मिला जिस हथियार से उसे मारा था, तो उस हथियार पर फिंगरप्रिंट मैच कराएगा। यही कहकर कोर्ट से न्यायालय से वो अपराधी को लिया रहता है मैच कराने के लिए, सबूत मैच कराने के लिए। सपोज डेट अगर सबूत मैच कर गया तो वो अपराधी सिद्ध हो गया। अगर वो फिंगरप्रिंट मान लीजिए नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये अपराधी सिद्ध नहीं होगा, फिर इसे रिहा कर दिया जाएगा।
तो देखिए पुलिस रिमांड पर यहीं पर पुलिस पीटती है। कैसे पीटती है पुलिस? 10 दिन के लिए। अब पुलिस जिस दिन लाएगी उसी दिन पीट देगी खूब चक चक। शुरुआती के 2 4 5 दिन खूब पीटेगी और फिर हम हड्डी वाली चीज पर नहीं मारेगी, मान लीजिए मांस पर मारेगी। तो क्या होगा? तो फिर अगर मान लीजिए 9 दिन खुद जांच पड़ताल की, पूछी उससे, फिर 10वें दिन पीट दी, ऐसा तो नहीं है क्या कि इतना दिन ले जाया जाएगा उसे। तो देखिए पुलिस हिरासत में क्या होता है, पुलिस हिरासत न्यायालय से मांगती है, कहती है कि हमको 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दीजिए, पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट मैच कराया जाएगा, ठीक है, कि आपने उस हथियार से मारा था कि नहीं। तो शायद इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा, पुलिस गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाएगी। बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और 24 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी न्यायालय में लेकर जाएगी। न्यायालय में ले जाएगी तो मजिस्ट्रेट साहब बैठे रहेंगे और कोर्ट जज साहब डिसाइड करेंगे कि आपको बेल दिया जाएगा कि जेल दिया जाएगा। अगर बेल दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए छोटा मोटा अपराध किए हैं तो आपको बेल दे दिया जाएगा, लेकिन मुकदमा चलता रहेगा। अगर बड़ा अपराध किए तो आपको जेल दे दिया जाएगा और जेल में न्यायालय फिर क्या करेगा, जब जेल दे दिया जाएगा 14 दिन तक आपको न्यायालय हिरासत में रखा जाएगा और फिर कोर्ट कहेगा पुलिस से कि आप जाइए उस सबूत को इकट्ठा कीजिए जिस सबूत से ये अपराधी को मारा था। जब पुलिस सबूत इकट्ठा कर लेगी, ठीक है, पुलिस सबूत इकट्ठा कर लेगी तो फिर 10 दिन के लिए पुलिस आएगी, कहेगी कोर्ट से कहेगी कि हमको पुलिस रिमांड पर दीजिए, हमको कुछ सबूत मिले हैं, उसके तहत पता करना है कि ये इससे फिंगरप्रिंट मैच करता है कि नहीं। ये कह करके कोर्ट क्या ले लेगी, पुलिस क्या कर देगी, कोर्ट से कहकर तो अपराधी को अपने अंदर ले लेगी। अब यही मारपीट के बुलवाता है पुलिस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमने क्या कहा, पुलिस गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, 24 घंटे के अंदर किसी न किसी न्यायालय में लेकर जाएगी और आपको मनपसंद उस अपराधी को मनपसंद वकील रखने का चुनाव कर सकता है। मनपसंद वकील रख सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील रख सकता है। भैया सुप्रीम कोर्ट का हो तो 1 करोड़ होता है फीस, ठीक है, लेकिन हाँ वो लोग भी पूरा सही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। हमने कहा अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से सबको बचाना भी नहीं, देखिए कुछ लोग को भी बचाना है। कैसे? देखिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी, 24 घंटा तक किसी न किसी न्यायालय में लेकर जाएगी। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, अगर वो 2 दिन से बैठा के थानों में पीट रही है आपको, तो आपके कोई होगा आपसे आपके रिलेशन का, तो वो जाएगा। इसका कोई ठोस सबूत होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए कि साहब, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा था मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, और आप लेकर चले जाइए सुप्रीम हाई कोर्ट, तो भैया थाने में जितने लोग आपको गिरफ्तार करेंगे सब लपेटे में आ जाएंगे, सब चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बना के। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 24 घंटे के अंदर आपको किसी न किसी न्यायालय में लेकर जाया जाएगा, ठीक है। शायद इतनी सी बात समझ में आ गई। आपको मनपसंद वकील रखने का आदेश है, ठीक है, आपके संविधान में लिखा है आप कोई भी अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। शायद इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसी अनुच्छेद 22 में कहा गया है निवारक निरोध, प्रिवेटिव डिटेंशन। डिटेंशन यानी होता है गिरफ्तार करना। जरा इधर देखिए, आपने जो यहां से यहां तक पढ़ा, आपने जब अपराध कर लिया तब आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। और जो निवारक निरोध होता है, प्रिवेटिव डिटेंशन होता है, इसमें अपराध करने से पहले ही पुलिस आपको क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। ये कैसा है सर जी? हाँ, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, प्रिवेटिव डिटेंशन। आपको पता होगा आपके इतिहास में है रॉलेट एक्ट। रॉलेट 1921 में लाया गया था, इसी का विरोध किया गया था, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में आकर गोली चला दिया था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वही कानून इस समय आपके भारतीय संविधान में भी है। निवारक निरोध प्रिवेटिव डिटेंशन में क्या होता है, आपको शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कैसे गिरफ्तार किया जाए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी जात ने उसे बेभद्र तरीके से उसको मार डाला है, जान से मार डाला है, तो सिंपल सी बात है भैया, उस जात में विरोध होगा ही, ठीक है। अब पता चला वहां पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब उसी जात का कोई नेता आ रहा है और क्या पता नेता आया वहां पे और कुछ ऐसे उत्तेजित बातें बोला जिससे वहां की जनता बेकाबू हो गई, वहां की विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। तो पुलिस क्या करेगी, उस नेता को आधे रास्ते में ले लेगी, अपने हिरासत में ले लेगी, निवारक प्रिवेटिव डिटेंशन कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। और
देखिए भैया, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमने अनुच्छेद 21 में पढ़ा था, उसकी पर्सनल लिबर्टी भी है भैया, दैहिक स्वतंत्रता, इज्जत के साथ जीने की स्वतंत्रता। आपने तो उसकी इज्जत ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो हाँ, पुलिस कहता है हम आपको अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर सकते हैं शक के आधार पर, क्योंकि आपके वहां जाने के वहां की विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। तो पुलिस यहां से आपको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन हाँ, आपको जेल में नहीं रखेगी, आपके साथ मारपीट नहीं करेगी, आपको मारेगी नहीं, किसी न किसी एक प्रिवेटिव डिटेंशन सेंटर होता है वहां पर रख देगी, या किसी न किसी होटल में, यानी नजर बंद कर देगी, जनता की नजरों से आपको हटा देगी। शायद आपको अनुच्छेद 22 समझ में आ गया होगा। गिरफ्तारी से संरक्षण, पुलिस गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाएगी, उसके बाद 24 घंटा के अंदर किसी न किसी न्यायालय में ले जाएगी, और न्यायालय में बैठे रहेंगे मजिस्ट्रेट साहब, कोर्ट डिसाइड करेगा, आपको जेल दिया जाएगा तो बेल दिया जाएगा, बेल दिया जाएगा, छोटा मोटा अपराध करे रहेंगे तो जेल बेल दे दिया जाएगा। अगर बड़ा कोई अपराध किए हैं, किसी का जान ले लिए हैं, तो आपको जेल दे दिया जाएगा, जेल दिया जाएगा 14 दिन के लिए, न्यायालय हिरासत में दिया जाएगा। ऐसे 14 दिन करके आपको 2 साल 2.5 साल भी न्यायालय हिरासत में लिया जाएगा। केस मुकदमा एक तरफ चलता रहेगा, आपको एक तरफ रख के पीटेगा पहले, ठीक है। तो जेल में 14 दिन तक पुलिस न्यायालय हिरासत में देगी, ठीक है। उसके बाद पुलिस से कहेगी तुम जाओ सबूत इकट्ठा करो, सबूत इकट्ठा कर लेगी पुलिस। पुलिस को जब लगेगा इसे कुछ अटैच को दिखा के उसे उस अपराधी को दिखा करके जो सबूत मिला है मैच कर रहा है कि नहीं, तो 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दे दिया जाएगा। फिर जो भी सबूत होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर इसे क्या सजा दिया जाएगा, ठीक है। आपको मनपसंद वकील रखने का या चुनाव कर सकते हैं। निवारक निरोध में क्या है, प्रिवेटिव डिटेंशन में शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद किसी प्रिवेटिव डिटेंशन में रखा जाएगा, आपको मारा पीटा नहीं जाएगा, आपको इज्जत के साथ किसी होटल में रख दिया जाएगा, आपसे फोन और टेलीफोन ले लिया जाएगा, आपसे मतलब जनता की नजरों से बंद कर दिया जाएगा। शायद आपको अनुच्छेद 22 समझ में आ गया, गिरफ्तारी से संरक्षण समझ में आ गया होगा। जो पुलिस कहता है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, उसे कहिएगा 24 घंटा से 1 मिनट इधर उधर हो गया तो घबरा जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात शायद समझ में आपको आ गई। तो हम चलते हैं अब आगे, ठीक है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 23 की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमको अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35 तक पढ़ा, हमने 22 तक पढ़ लिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ हम। देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अब चलते हैं अनुच्छेद 23 की तरफ। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, आप किसी से बलात्सर्म नहीं करवा सकते हैं। यानी क्या नहीं करवा सकते, किसी से भी बलात्सर्म नहीं। अब सही, यहाँ बलात्सर्म क्या होता है, बला किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आज उसका काम करने का मन नहीं है, तो उससे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तुम करवे करो, उसे रिक्वेस्ट कर लो भाई आज कर दो। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसे जबरदस्ती काम नहीं करवा रहे हैं। अगर काम बढ़िया नहीं कर रहा है तो उसे आप अपनी नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उसे काम नहीं करवा सकते हैं, ज्यादा प्रेशर इंफोर्स नहीं दे सकते हैं, आप उसे बलात्सर्म नहीं करवा सकते हैं। इसी अनुच्छेद 23 में दूसरी बात कही गई, आप किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकते हैं। बेगारी क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, और आप दिन भर का, मान लीजिए आपके यहाँ कोई लेबराना कर रहा है और दिन भर का उसका मजदूरी होता है 300, आप उसे 5 रुपया देके भगा दे रहे हैं, तो एक तरह से बेगारी हो गया। अगर वो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया और मूल अधिकार का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला गया तो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है मानव तस्करी। देखिए, मानव तस्करी क्या होता है, यानी छोटी बच्चियों को बेच देते हैं, या जैसे किडनी निकाल लेते हैं उसका पेपर, या वैसा वृत्ति में भेज देते हैं। इसमें अगर कोई छोटा बच्ची उसी वैसा वृत्ति में काम कर रहा है, अगर बड़ा हो जाएगा उसे पता नहीं चलता, क्योंकि उसी माहौल में काम कर रहे, उसे गलत सही की पहचान नहीं रह जाएगा। तो अनुच्छेद 23 कहता है बलात्सर्म नहीं करवा सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। और इसी में कहता है आप किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकते हैं, जिसको पूरा काम कर रहा है तो उसको पूरी पूरी मजदूरी दिया जाए। और किसी के साथ मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शायद अनुच्छेद 23 समझ में आ गया होगा। चलते हैं अनुच्छेद 24 की तरफ। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों को
14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते हैं भैया। 14 वर्ष से बच्चों को काम करवाएंगे, आपको बाल श्रम में तो आएगा ही, और किसी भी तरीके से आपको उसको खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, या किसी कारखाना किसी फैक्ट्री उक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। अब ये 14 वर्ष से बच्चों को देखते हैं, कालीन होता है उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं लगाया जा सकता है। उसमें हमारे संविधान कहता है कि 14 वर्ष से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में भी नहीं लगाया सकता, बाल श्रम आप उससे नहीं करवा सकते हैं, ये हमारा संविधान का आर्टिकल 24 कहता है। अब इसी में आता है अब अगला देखेंगे तो अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी भी को भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे सपोज डेट आप हैं हिंदू, यदि आपको सिख धर्म अच्छा लग रहा है तो आप सिख धर्म को अंतःकरण मन ही मन मान सकते हैं, और उस धर्म को फॉलो करने के लिए आप उसका रीति रिवाज भी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए उस धर्म में पगड़ी बांधा जाता है, अगर आपको पगड़ी बढ़िया लग रहा है तो आप पगड़ी बांध सकते हैं। मान लीजिए उस धर्म में चंदन बढ़ा कर लगाया जाता है तो आप चंदन लगा सकते हैं, टिक्की रख सकते हैं तो टिक्की रख सकते हैं। तो देखिए अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता है, आप उस धर्म को आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप उस धर्म को मानने के लिए उसके रीति रिवाज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पंडित जी ने अब यहां से यहां तक चंदन लगाया, उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो लगा सकते हैं, उस धर्म को फॉलो करने के उसके रीति रिवाज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहां से यहां तक लगाए, आप जाके मना नहीं कर सकते इस चंदन का इतना बड़ा लगाए, क्योंकि उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई पंडित जी टिक्की रखे, आप जाके उसको ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते काहे के रखें, क्योंकि उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अब ये कहता है धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण स्वतंत्रता, अंदर ही अंदर किसी भी को धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म को मानने के लिए किसी भी रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आप कोई सामूहिक धार्मिक स्वतंत्र, जैसे देखिएगा जो छठ पूजा हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, ये सब लोग समूह में करते हैं, आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्र। जैसे नवरात्र में देखते हैं पूरा सब लोग समूह में चंदा लेकर के समूह में दुर्गा पूजा की मूर्ति बैठाते हैं। आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर बैठा है आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, 9 दिन तो प्रॉब्लम हो गए। ईद में भी देखते हैं, बकरी जो ईद होता है मुसलमानों में भी होता है, उन लोगों में भी मनाते हैं। जैसे मुहर्रम हो गया, जो ताजिया उठता है, अब ये मत कहिए कि आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों का सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, समूह में धार्मिक स्वतंत्रता मना सकते हैं, ठीक है। ये बात किसने कही गई है? अनुच्छेद 26। अगर कोई ऑब्जेक्शन इस पर लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट चलेगा तो वो कानून के दायरे में आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए सभी गांव वालों ने एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं गांव में, और उस मंदिर में सभी लोग चंदा ले हैं। मान लीजिए चंदा 50 लाख 1 करोड़ रुपया चंदा उतर रहा है, ठीक है। अब उस पर अगर कहीं भी रखा जाए तो भैया उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मंदिर के नाम से धार्मिक कार्य के लिए आपको उस पैसे पर, जो भी चंदा का पैसा कलेक्ट हुआ होगा, उस पर क्या होगा? टैक्स सरकार नहीं लेगी। तो ये बात किसमें कही गई? ये बात आर्टिकल अनुच्छेद 27 में कही गई है कि धार्मिक कार्यों के लिए धन रखा गया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी सरकारी संस्था में या किसी भी सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी, सही बात, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर धर्म को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। देखिए किसी भी अगर कॉलेज में या किसी भी स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जा रहा होगा तो वो संस्कृत भैया धर्म नहीं, वो एक भाषा है। या किसी भी विद्यालय मदरसा में देखेंगे वहां उर्दू या अरबी पढ़ाया जाता होगा, तो वो धर्म नहीं, वो भाषा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। चाहे वो जैसे संस्कृत और अरबी उर्दू ये सब क्या, ये धर्म नहीं, एक तरीके से क्या है? भाषा है। अब देखिए संस्कृत में देवताओं ने तो गण देवताओं की भाषा भैया संस्कृत है, तो यहाँ देवताओं ने तो सिंपल सी बात है, धर्म में तो आएगा ही, लेकिन ये भाषा है, धार्मिक नहीं है, ठीक है। उर्दू जिसे कुरान में देखेंगे सब अरबी उर्दू में लिखा है, तो एक तरीके से भाषा है, वो धर्म नहीं है, ठीक है। तो सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात को अनुच्छेद 28 में कह दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यक को किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। देखिए
अल्पसंख्यक क्या होता है? जिसकी संख्या 10% से कम हो। जिसकी भी संख्या 10% से कम होती है वह अल्पसंख्यक होता है। जैसे देखिए एक तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कम है तो किसमें आ जाएंगे? अल्पसंख्यक में। अल्पसंख्यक देखेंगे तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं होगा, ठीक है, भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की भी संख्या अगर 10% से कम है तो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। जैसे सिख हो गए, अब सिख की संख्या कम है, अब सिख लोग जा रहा है किसी संस्था में बैठा है, उससे आप सिख लोग जो होता है किसी संस्था में अगर वो जा गया है, ठीक है, आप उससे ये नहीं कर सकते कि आपकी संख्या यहाँ बहुत कम है, आप मत आइए, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब किसी भी संस्था में, चाहे वो सरकारी संस्था रहे चाहे वो प्राइवेट संस्था रहे, ठीक है, किसी भी अल्पसंख्यक को आप उसे प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 29 कहता है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 30। अगर मान लीजिए जो अल्पसंख्यक है वो मान लीजिए आपको अच्छा जाने को दिया जा रहा है, अगर सपोज डेट वहां पर सभी लोग बैठे हैं और कोई आदिवासी आके वहां पढ़ रहा है तो उसको खुद से अजीब फील होगा, तो वो क्या कर सकता है वहां पे? तो जो अल्पसंख्यक होगा वो अपनी संस्था खुद खोल सकता है। ये बात अनुच्छेद 30 में कही गई है। जो अल्पसंख्यक होता है अगर वो लोगों के बीच में पढ़ने में उसे अनकंफर्टेबल फील होता है तो क्या कर सकता है? अपनी संस्था स्वयं खोल सकता है और सरकार भी उसे मदद करेगी। शायद आपको अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 30 तक समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्सर्म, बेगारी, मानव तस्करी आप किसी से नहीं करा सकते हैं। बलात्सर्म क्या होता है? किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं सकते। बेगारी यानी किसी काम करके पूरा पैसा उसका देंगे, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम या किसी कारखाने वगैरह में नहीं लगा सकते, वो बाल श्रम में आ जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, धार्मिक स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए और उस धर्म को फॉलो करने के लिए आप उसका रीति रिवाज भी फॉलो कर सकते हैं। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आप समूह में भी धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, जैसे होली हो गया, बकरीद हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं 27 अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा धन जो होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वो हाँ किसी सरकारी संस्था में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, उर्दू पढ़ाया, तो वही भाषा है, वो धर्म नहीं है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक को किसी भी संस्था में प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते, चाहे वो संस्था सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप उसे प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। अब अगला बात है अगर अल्पसंख्यक चाहे अपनी संस्था खुद खोल सकता है। शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहां से आज की क्लास 22 से लेकर के 30 तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।